अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो जर्म लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं और उन्हीं 3 जर्म लेयर से इनकी तमाम बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप 10th से 22 चैप्टर में जितने भी एनिमल्स पढ़ेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और इनके ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म जो है इसका मतलब ये है कि ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के टिश्यूज जो है दे आर ड्राइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर है मेरे पास, उस वो एक और बुक से है जो मैंने ऐड की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये एक एम्ब्रियो है और ये उसका गैस्ट्रेला स्टेज है। इसका हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखा तो हमें क्या नजर आया है कि इसके अंदर आपको लेयर्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये ब्लू लेयर एक नजर आ रही है, आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्टोडर्म आ गई है। उसके बाद आपके पास ये जो रेड कलर की है ये मीजोडर्म है और जो आपके पास ऑरेंज कलर की है दैट इज एंडोडर्म। तो 3 आपको जर्मिनल लेयर्स नजर आ रही हैं और इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर से तमाम एनिमल के बॉडी के टिश्यूज बनेंगे। और ऐसा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होता है। तो अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके टिश्यूज जो होते हैं वो 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर से बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की तरह इनके अंदर एक्टोडर्म मौजूद होती है और एक्टोडर्म इनकी आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल बनाती है। और एंडोडर्म जो होती है वो इसकी गट की लाइनिंग बनाती है, यानी कि जो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा उसकी लाइनिंग जो होती है वो एंडोडर्म से बनती है। गट जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। थर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जो तीसरी लेयर है वो है मीजोडर्म जो कि एक सैंडविच हुई होती है, यानी कि दरमियान में मौजूद होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। इसको हम मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, मीजोडर्म से क्या चीजें बनती है, इसे सपोर्टिव कॉन्ट्रेक्टाइल और ब्लड सेल्स बनते हैं। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट होता है उनके अंदर किडनीज होती हैं, उनके अंदर लंग्स वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। टिश्यूज उनकी बॉडी के अंदर होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं, कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू बनाते हैं, कुछ होते हैं डाइजेस्टिव और कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव और कुछ सर्कुलेटरी और कुछ होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स बनाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो आमतौर पर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी अगर हम डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स देखें तो उनकी निस्बत ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एक बॉडी कैविटी की बुनियाद पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बुनियाद पर हमने उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती है, कुछ के पास नहीं होती, और कुछ ऐसे जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि बॉडी कैविटी क्या होती है। ठीक है, बॉडी कैविटी क्या होती है? इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच द इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी सस्पेंडेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी वॉल। ठीक है, अभी हमने बॉडी कैविटी को देखना है, इसके लिए हम एक पिक्चर देख लेते हैं। अब इंसान में अगर हम देखें तो इंसान के अंदर बॉडी कैविटी आपको नजर आ रही है। देखें इसके अंदर, ये देखें इसका ये जो है अंदर का सिस्टम मौजूद है, ये इसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी इसको कहा गया है, ये सिलोमिक कैविटी ही है और इसके अंदर सारे इसके ऑर्गन्स होते हैं। इंसान के अंदर एक कैविटी होगी तो उसके अंदर ही सारे ऑर्गन्स होंगे ना, लंग्स भी उसके अंदर होंगे, हार्ट भी उसके अंदर होगा। तो वो जो कैविटी होती है ना वो खाली नहीं होती, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसको हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। और इंसान के अंदर हम इसको चूंकि ये हार्ट के इर्द गिर्द लिहाजा इसको पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे हैं। अगर हम दूसरे कुछ एनिमल्स में देख लें तो उनमें भी आपको हम ये सिलोमिक कैविटी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेनेरिया को काटा हुआ है, प्लेनेरिया को काटा हुआ है और इसके अंदर आपको कहीं पर भी जो है स्पेस नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ये एनिमल जो होता है ये एसिलोमेट है क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेस या कोई सिलोम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सूडोसिलोमेट देख लें तो इसके अंदर ना ये सूडोसिलोम मौजूद है। ठीक है, यानी कि कैविटी है, सिलोमिक कैविटी है। यहाँ पर ये सिलोम देखिए कैविटी आपको नजर आ रही है और ये एक्चुअली सूडोसिलोम है। जबकि अगर आप इधर देखें इस अर्थवर्म के अंदर, तो इस अर्थवर्म के अंदर आपको जो है सिलोम जो है वो नजर आ रही है, एक ट्रू सिलोम नजर आ रही है। तो ये सिलोमेट्स हैं। ठीक है,
यहाँ पे इन्होंने बॉडी कैविटी या सिलोम को डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, तो आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं कि बॉडी कैविटी क्या होती है। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जिसमें इंटरनल ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं और दूसरे बॉडी वॉल से लैदा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ह्यूमन की पिक्चर दिखाई है, उसके अंदर एक स्पेस है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जो कि सिलोमिक फ्लूइड कहलाता है, और उस स्पेस के अंदर जो है वो ऑर्गन्स मौजूद हैं। वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी की दीवार के साथ जुड़े नहीं हुए। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है, अभी हम इसके फ़ायदे देखते हैं वन बाय वन। कि ये कैविटी इसलिए होती है ताकि जो ऑर्गन्स अंदर मौजूद हैं वो उनको ज़्यादा जगह मिल जाए कि वो आसानी से ग्रो कर सकें, वो ज़्यादा डेवलप कर सकें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे ऑर्गन छोटे होते हैं। देयर मस्ट बी सम स्पेस के ऑर्गन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो ये फ्लूइड होता है, जो सिलोमिक कैविटी होती है, उसमें जो फ्लूइड होता है वो हमें एरिया फ्राहम करता है जिसके ज़रिए से गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट है और डिफ्यूजन जो है वो इजीली होती रहती है। ठीक है, यानी कि ऑर्गन से वेस्ट निकल के उस सिलोमिक फ्लूइड में आ जाते हैं और सिलोमिक फ्लूइड से ऑर्गन्स की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैविटी है ये हमें एक एरिया फ्राहम करता है कि इसमें कुछ चीज़ें स्टोर भी की जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, जैसे कि अभी आपने अर्थवॉर्म में आपको दिखाया था, उसके अंदर भी कैविटी थी, और उसके अंदर कैविटी इसलिए कि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और जो कि आप जब उस पर नमक डालते हो तो वो सारा फ्लूइड बाहर निकल आता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ना, ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर तो कोई बोन नहीं है जो उसको स्केलेटन फ्राहम करेगी, तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पिचकती नहीं है, उसको सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ व्हीकल फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उनके अंदर जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे उनके सिलोम के अंदर होते हैं, और फिर वो वेस्ट होते हैं सिलोम से जो वेस्ट निकालने वाली ओपनिंग होती है उसके ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इट फैसिलिटेट इंक्रीज्ड बॉडी साइज। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि जो है इसी की वजह से जो है बॉडी का साइज़ जो होता है इसके अंदर आप जो है जितना ज़्यादा सिलोम है, मतलब उसी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स हैं और बॉडी का साइज़ जो है वो मेंटेन रहता है इसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं जी वन ऑफ दीज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिजर्व्स फर्दर कमेंट। इसके ऊपर मजीद इसके और भी फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पर अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक बलून है और उस बलून में आपने वाटर भरा हुआ है, तो बलून को सपोर्ट मिलेगी, बलून की डेफिनेट शेप रहेगी, लेकिन जब उसका वाटर बाहर निकल जाएगा उसकी डेफिनेट शेप चली जाएगी। ठीक है, और ऐसी सपोर्ट जो कि फ्लूइड की वजह से या वाटर की वजह से होती है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि बॉडी कैविटी का फ्लूइड इसका ये फ़ायदा है कि ये सपोर्ट भी फ्राहम करता है, और इस साथ ही साथ बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल भी रहती है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा स्केलेटन है जो कि सपोर्ट फ्राहम करता है, लेकिन इससे बॉडी पिचकती नहीं है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि बलून है, उसके अंदर अगर आप वाटर भरते हैं ना तो फिर आप उसको मोड़ भी सकते हैं, लेकिन बलून जो होता है उसकी सपोर्ट नहीं जाती। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद अ वाटर फिल्ड बलून, उन्हें वही एग्जांपल दी है। इट इज़ रिजिड येट फ्लेक्सिबल। ठीक है, बिकॉज द वाटर इन द बलून इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, आपको पता है कि जो बलून के अंदर पानी होता है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जब भी आप उसे कंप्रेस करते हो तो बलून जो है वो लंबा हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके पास बलून है, आप उसको आपने उसमें पानी भरा, उसको सेंटर से आप दबाएंगे तो आपका बलून जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बताया इन्होंने कि अगर आप एक सिरे को स्क्वीज़ करोगे तो उसकी वजह से बलून जो होगा वो लंबा हो जाएगा। अगर आप दोनों सिरों को स्क्वीज़ करोगे तो जो है बलून दरमियान से मोटा हो जाएगा। इसी तरीके से जो बॉडी के मसल्स होते हैं जो कि सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंसान के अंदर, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि इंसान के अंदर जो कैविटी में फ्लूइड है वो सिलोमिक फ्लूइड है, और हमारी जो बॉडी वॉल है उस पर मसल्स हैं वो सिलोमिक फ्लूइड पे एक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो है मूवमेंट भी होती है, और एनिमल जो है वो अपनी शेप बरकरार रख सकता है और अपनी शेप में चेंजेस भी कर सकता है। यानी कि जो छोटे एनिमल्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो जो है वो अपनी अपनी शेप में तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रा है या जेली फिश है, वो अपने अंदर अपनी बॉडी की जो शेप है उसको चेंज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह के बलून को जब हम वाटर फिल्ड बलून को जब हम स्क्वीज़ करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जब सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर उनकी बॉडी वॉल मसल्स का एक्ट करते हैं तो उससे उसकी बॉडी की शेप में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है ये जो दूसरी बुक है इससे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये गैस्ट्रुला स्टेज है एम्ब्रियो की, ठीक है। इस गैस्ट्रुला स्टेज में इसके अंदर ये सिलोम है, ठीक है। लेकिन अब हमने जो है सिलोम ट्रू सिलोम है या नहीं है इसके अंदर, उसकी बुनियाद पर हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, जो भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पिक्चर आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे इधर। ये जो है आपको मैंने बताया था कि जो मुख्तलिफ तीनों जर्म लेयर्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिएगा कि एंडोडर्म जो है उससे लंग सेल्स बनते हैं, थायराइड बनता है, डाइजेस्टिव सेल्स बनते हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो आपने ज़रूर याद करना है। लेकिन ये आपके इन केस अगर आपको कोई MCQ या कोई भी आपसे वाइवा लिया जाए, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि मीजोडर्म से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक्टोडर्म से क्या बनता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। द ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट पैटर्न। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जिनके अंदर कोई सिलोम नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। अब इसकी पिक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये ए सिलोमेट प्लान दिखाया है इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर ये इसके अंदर अगर आप जो बाहर वाली ब्लू कलर की लेयर है ये एक्टोडर्म है, दरमियान वाली इसके अंदर मीजोडर्म, और जो ऑरेंज वाली थी वो एंडोडर्म थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, इसके दरमियान में भरे हुए हैं ढेर सारे सेल्स जो कि मीजोडर्म से बने हुए हैं, और इन्होंने टोटली इसको फिल किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी स्पेस इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये अगर आपको स्पेस नजर आ रही है तो ये तो गट कैविटी है, यानी कि ये डाइजेस्टिव कैविटी है, इसको आप छोड़ दें। लेकिन जो सिलोम होती है ना स्टूडेंट्स, वो जो होती है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में होती है। तो इसके अंदर सिलोम नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ये जो इसके जो आपको रेड नजर आ रहा है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इसके साथ इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, वो लूजली बाउंड होते हैं इसके साथ, ठीक है ना। यानी कि वो मूव कर सकते हैं, वो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं। और लेकिन वो पेरेन्काइमल सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, दे आर नॉट स्पेसिफाइड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन। यही सारा इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसके अंदर ए सिलोमेट एनिमल होते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बुक की तरफ चलें तो बुक में देख लेते हैं। आपकी बुक में भी पिक्चर इन्होंने दी हुई है बहुत अच्छी, देखें यहाँ पर ये है आपकी बुक की पिक्चर। इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये आपके पास एक्टोडर्म है, जो है इन्होंने यहाँ पर ये मीजोडर्म दिखाई है, और ये इन्होंने इसकी एंडोडर्म दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई स्पेस कोई कैविटी इसमें नहीं है, लिहाजा ये ए सिलोमेट एनिमल है। उसके बाद सूडो सिलोमेट एनिमल आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारा फिलअप जिस तरह पहले हुआ था वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेस आ गई है, ठीक है। तो ये स्पेस जो है ना, ये इसके अंदर सूडो सिलोम हो जाएगी। तो अभी हम सूडो सिलोमेट को देखेंगे। तो उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडो सिलोमेट पैटर्न। स्टूडेंट्स, ये आपके पास सूडोसिलोम है, और इस सूडोसिलोम के अंदर आप देखोगे कि ये आपके पास ये सेंटर में गट की स्पेस है, और ये जो है ये गट है, ठीक है। इसकी गट के साथ यहाँ पर कोई भी मीजोडर्म मुंसलिक नहीं है। इस जगह पर अगर आप देखें यहाँ पर कोई मीजोडर्म इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। इधर कोई मीजोडर्म जो आपको नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा इसकी गट के साथ जो है कोई भी जो है मसल्स या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि जो होती हैं मेम्ब्रेन्स होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इसकी गट के साथ मुंसलिक नहीं है। और इसकी अगर हम बॉडी वॉल की तरफ जाके देखें, बॉडी वॉल को देखें अगर हम इसकी बॉडी वॉल, ये जैसा ये बॉडी वॉल है, इसकी जो बाहर की बॉडी वॉल है, ये बाहर की तरफ है बॉडी वॉल, और ये अंदर की तरफ बॉडी वॉल है। इसकी जो अंदर की तरफ बॉडी वॉल है, इसके ऊपर कोई भी मीजोडर्म तो मौजूद है, लेकिन मीजोडर्म की शीट जो है इसके अंदर की तरफ एक मीजोडर्मल शीट होती है, वो इसमें मौजूद नहीं। अगर हम इधर आके देखें ना, ये जो हमारे पास सिलोमेट्स एनिमल है जिसके अंदर एक ट्रू सिलोम मौजूद है, वो ये है, ठीक है। सूडो सिलोम का मतलब होता है फॉल्स सिलोम, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रू सिलोम है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ये तमाम चीजें जो उसके अंदर नहीं है वो इसके अंदर आपको नजर आएंगी। अब ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स एनिमल्स है, यानी कि एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर सिलोम मौजूद है, ट्रू सिलोम मौजूद है, ठीक है। अब पहली तो बात ये है कि इसके अंदर जो सिलोम है, ये दरमियानों को सिलोम नजर आ रही है। दिस सिलोम इज कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी कि इसके बाहर वाली साइड पर, इसके कॉर्नर पर और इसके अंदर वाली साइड पर हर तरफ
मीजोडर्म मौजूद है, ठीक है ना। जबकि आपने जो सूडोसिलोमेट देखा था, इसके अंदर जो सिलोम है इसको फॉल सिलोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिलोम है ना, ये कम्प्लीटली सराउंडेड नहीं है बाय मीजोडर्म, यानी कि इसके सिर्फ बाहर की तरफ मीजोडर्म है जबकि दूसरी तरफ मीजोडर्म मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर आपकी जो सिलोम है ये ट्रू सिलोम इसलिए बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म, ठीक है। इसके अलावा अब आपको कंसेप्ट जो है ना हम इस तरह देते हैं कि आपके पास जो बॉडी वॉल होती है ना, इंसान की बॉडी वॉल को हम लेके देख लेते हैं। जो बॉडी की बाहर की दीवार है उसके अंदर वाली साइड के ऊपर एक ना लेयर होती है, एक शीट होती है जो कि मीजोडर्म की बनी हुई शीट होती है और उस शीट को कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद हम जब अंदर अंदर कैविटी में चले जाएं जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, उन ऑर्गन्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम कहते हैं कि वो जो है सिरोसा है, ठीक है। जो सिरोसा वो कवरिंग होती है जो कि ऑर्गन्स के ऊपर एक शीट सी बनाती है, ठीक है। तो ऑर्गन्स को बॉडी की कैविटी के अंदर लटकाने के लिए भी कोई चीज चाहिए, कोई मेम्ब्रेन्स चाहिए, ठीक है। और उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मिजेंट्री, ठीक है। मिजेंट्री वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गन्स को हमारी कैविटी में खड़े रखे हुए हैं, इनको जोड़ के रखा है, सपोर्ट फराहम की हुई है, ठीक है। तो अब जो मिजेंट्री होती है ना एक, ये किस चीज से बनती है? ये बनती है पेरिटोनियम और सिरोसा से, ठीक है। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको ये पेरिटोनियम नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि जो बॉडी वॉल है उसके अंदर वाली साइड पेरिटोनियम होती है, यहाँ पर एक को नजर आ रही है। और सिरोसा वो शीट होती है जो कि ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग बनाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पेरिटोनियम बाहर वाली और ये अंदर वाली सिरोसा, ये दोनों मिलकर आप इसमें मिलकर मिजेंट्रीज बनाते हैं। और मिजेंट्रीज का क्या काम होता है कि ये ऑर्गन्स को सस्पेंड करते हैं इन द सिलोमिक कैविटी। इसके अलावा इन्होंने इसमें लास्ट लाइंस में लिखा हुआ है कि जो मीजोडर्म जो है वो मसल्स बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। और मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बॉडी के अंदर अंदरूनी सिस्टम में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये मसल्स भी ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसकी वजह से बॉडी का इंटरनल सिस्टम ज़्यादा बेहतर तौर पे रन कर सकता है। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हायर एनिमल टेक्सोनॉमी। अब इन्होंने बताया है कि पुराने ज़माने में एनिमेलिया के बारे में सोचा जाता था कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मोनोफाइलेटिक हैं और उन सबका एंसेस्टर एक ही है। इन सबको मोनोफैलेटिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि तमाम एनिमल्स जो होते हैं उन सब के अंदर जो सेल्स हैं उनके सेल्स के अंदर सिमिलर करेक्टर्स हैं, सिमिलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ठीक है। कहते हैं कि अब तकरीब, लेकिन इनका ये व्यू जो है वो गलत साबित हो गया। क्यों? बिकॉज 0.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है कि जब कैम्ब्रियन पीरियड का आगाज था, उस टाइम पर अचानक से एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुई, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई और उसके नतीजे में बहुत सारे ढेर ढेर नए एनिमल्स बने, बहुत सारे नए एनिमल फाइला बने, ठीक है। जिनमें से बहुत सारे ऐसे फाइला जो अभी एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं, ठीक है। यानी कि ये वो टाइम था जब बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स जो थे वो बने और फिर वो फैल गए। इसे हम कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ठीक है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इसको कहते हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें आप बता दीजिएगा कि ये वो टाइम था जो कि 0.6 बिलियन ईयर्स अगो का था टाइम था, कैम्ब्रियन पीरियड से का स्टार्ट था। उस टाइम पर अचानक से एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुई और उसके नतीजे में बहुत सारे मॉडर्न फाइला बने जिसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं। और ये जितना भी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का टाइम था ना, अगर हम टाइम नोट करें तो ये तकरीबन 100 साल, 100 मिलियन ईयर्स का टाइम था। और इतने थोड़े से टाइम में ढेर सारे एनिमल्स बने जो कि पॉसिबल नहीं है कि अगर एक ही इंसेस्टर हो तो एक इंसेस्टर में काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर तब्दीली आए, तो फिर उससे एक नया बने, फिर उसके अंदर तब्दीली आए तो फिर कोई नया एनिमल बने जिससे मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स बन सके। लेकिन ये तो 100 मिलियन ईयर का पीरियड है और इस टाइम पे इतने ज़्यादा फाइला बनना एक इंसेस्टर से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जो है एंसेस्टर एक नहीं था बल्कि एंसेस्टर एक से ज़्यादा थे, लिहाजा एनिमेलिया जो किंगडम है वो पॉलीफाइलेटिक है, क्योंकि सिंगल एंसेस्टर से ये अनलाइकली है कि ढेर सारे फाइलम ओरिजिनेट कर सकें, ठीक है। तो ये जो ख्याल है कि ये एनिमेलिया किंगडम जो है ये पॉलीफाइलेटिक है, ये एक माइनॉरिटी का व्यू है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये मोनोफाइलेटिक ही है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बुक में हम कवर करेंगे इसमें उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ लेके चलेंगे कि किंगडम एनिमेलिया मोनोफाइलेटिक है सवाए फाइलम पोरीफेरा के, क्योंकि पोरीफेरा जो है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉलीफाइलेटिक है।
ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन के हवाले से थोड़ी सी बात की है। कहते हैं कि हमने टेक्सोनोमिक लेवल जो है किंगडम और फाइलम के दरमियान में डाल दिया है। ठीक है, किंगडम और फाइलम के दरमियान में हमने कुछ एडिशनल टेक्सोनोमिक लेवल ऐड किया है ताकि हमें पता चले कि एनिमल्स के दरमियान में रिलेटेडनेस मौजूद है। ठीक है, अब जो किंगडम और फाइलम के दरमियान में जो हमने टेक्सा ऐड किया है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। ठीक है, और वो ग्रुप्स हमारे पास जो हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर ब्रांचेस। ठीक है, इनको ब्रांचेस कहते हैं। और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? नंबर 1 ब्रांच इज मीजोजोआ। ठीक है, इसके अंदर इसको 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 हम कहते हैं फाइलम मीजोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो मीजोजोअन्स हैं। देन जो नंबर 2 है दैट इज पैराजोआ, और इसके अंदर आ जाते हैं जी पोरिफेरा और स्पॉन्जेस। और नंबर 3 जो है दैट इज यूमेटाजोआ, और इसमें तमाम दूसरे फाइला आ जाते हैं। अब इसको हम ना इस टेबल से देख लेते हैं। आप इस टेबल में देखें तो इसमें सारी डिटेल इन्होंने दिखाई है। देखिए हमारे पास इन्होंने बताया है कि हमारे पास हमने ना फाइलम बना दिए हैं जो कि किंगडम और फाइलम के दरमियान में हमने 3 ब्रांचेस बना लिए हैं, फाइलम बना लिए। क्या है? मीजोजोआ है जी। एक्चुअली ये हमारे पास कैटेगरीज है, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है, तो मीजोजोआ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो मीजोजोअन्स आ जाएंगे। पैराजोआ के अंदर हमारे पास पोरिफेरा आ जाते हैं। ठीक है, पैराजोअन्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है जी। यूमेटाजोआ जो है इसके अंदर हमारे पास रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स आ जाते हैं। एक्चुअली यूमेटाजोआ के अंदर जो एनिमल्स है ना उनको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। ठीक है ना, एक तो है जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री है उनको अलग ग्रुप बना लिया है, और ये रेडियल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं उनका फाइलम नाइटेरिया और टिनोफोरा है। और बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं वो बाकी जितने भी फाइला है ना वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो बायोलेटरल सिमेट्री एनिमल है उनको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप्स में। लेकिन हमने किस बुनियाद पर इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब इनकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो हम उसके डिफरेंट स्टेजेस को नोट करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी जो है मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं उनके जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो स्टेजेस हैं उसमें क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करते हैं। लेकिन ये वो ध्यान रखते हैं कि उन्हें होमोलॉगस सिमिलैरिटी को फाइंड करना होता है एम्ब्रियो में, ना कि किसी एनालॉगस सिमिलैरिटी को वो फाइंड करें। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटोस्टोमिया। और इसके कुछ एनिमल्स जो प्रोटोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, और जो ड्यूटोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं उनको ड्यूटोस्टोम कहते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास इनको हमने फर्दर आगे से डिटेल में देखना है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोस्टोम्स को। प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, जो एनिमल्स के फाइलम्स इसके अंदर आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम का फर्क, और आपने ये सारे फाइला याद करने कौन कौन से फाइला प्रोटोस्टोम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और इनके फ़र्क, प्रोटोस्टोम्स को भी सारा अपने डिटेल में देखना है ये क्या होते हैं। ठीक है जी, प्रोटोस्टोम्स की अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज पाई जाती है। ठीक है, स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि जब आपको पता है कि जब माइटोसिस होती है तो उसमें जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है वो जाइगोट के एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं बनता, बल्कि वो ओब्लिकली बनता है। वैसे तो अमूमन आपको पता है कि बिल्कुल आप होता है, आप देखोगे हॉरिजॉन्टल जो होता है स्पिंडल बनता है बिल्कुल, लेकिन इसमें ओब्लिक जो है वो स्पिंडल बनेगा। ठीक है, इसकी वजह से जब हमारे पास 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा तो उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि जो ऊपर वाले सेल्स होंगे वो नीचे वाले सेल से आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे। इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से एक इधर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये 8 सेल स्टेज है, और इस 8 सेल स्टेज में ये ऊपर वाले जो सेल्स है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, जबकि आप ड्यूटेरोस्टोम्स में देखें ना तो ये ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल जो है वो बिल्कुल इन लाइन है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ठीक है, जो इसमें जबकि प्रोटोस्टोम्स में जो अपर टायर ऑफ सेल्स हैं, यानी कि जो ऊपर सेल्स हैं वो नीचे वाले सेल्स के अंदर के बिल्कुल इन लाइन नहीं है, बल्कि आउट ऑफ लाइन उसके साथ हो जाते हैं। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ स्पाइरल क्लीवेज, क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल जो होता है वो ऑब्लिक बनता है। अब अगर हम इसको अपनी बुक की पिक्चर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो ऊपर टायर ऑफ सेल्स है ये आपको नजर आ रहा है, अपर टायर ऑफ सेल यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि आउट ऑफ लाइन है विद द लोअर टायर। यहाँ पर देखें कि ये देखो ये सेल बिल्कुल इस सेल के ऊपर नहीं है बल्कि इससे आउट ऑफ लाइन है, जबकि यहाँ पर आप ड्यूटेरोस्टोम में देखें तो जिस तरह ये सेल है इसके ऊपर एग्जैक्टली सेल है। ठीक है, ये आपको साइड से दिखा रहे हैं और ये आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, यानी कि इधर से दिखा रहे हैं आपको, ये व्यू आपको टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। ठीक है जी, दूसरा इसके अंदर जो करेक्टर हम देखते हैं
वो ये है कि पहले तो आपने स्पाइरल क्लीवेज देख लिया, ठीक है। दूसरा अब आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अर्ली क्लीवेज इज डिटर्मिनेट, कि अगर आप इसमें से कोई एक सेल निकाल लेंगे ना तो उस सेल से पूरा नया सेल आपने पूरा एक नया एम्ब्रियो नहीं तैयार कर सकते, ठीक है। यानी कि स्टार्ट में ही हर सेल की फेट जो होती है वो डिटर्मिन होती है कि इस सेल ने फ्यूचर में क्या कौन सा ऑर्गन बनाना है, हार्ट बनाना है, लंग्स बनाने हैं, यानी कि हर सेल जो होता है उसकी फेट डिटर्मिन्ड होती है। और अगर एक भी सेल निकाल लोगे तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार नहीं हो सकता और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। इफ सेल्स ऑफ द 2 और 4 सेल्ड एम्ब्रियो आर सेपरेटेड नन्स डेवलप इनटू कंप्लीट। उन्होंने कहा कि 2 सेल पे जब वो एम्ब्रियो या जब 4 सेल बन चुकी हैं एम्ब्रियो में, तब आप एक भी निकाल लोगे ना तो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकेगा, ठीक है। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट की कि इसके अंदर एम्ब्रियोनिक गट ट्रैक्ट और सिलोम के बनने का फर्क होता है, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो आपको पिक्चर मैंने दिखाई थी पहले, ये इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आप प्रोटोस्टोम्स के अंदर देखें तो इसमें शाइजोसिलस लिखा हुआ है। शाइजोसिलस इज द मैनर ऑफ सिलोम फॉर्मेशन, ये वो तरीका है जिससे सिलोम बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर सिलोम जो होती है वो कैसे बनेगी कि जो रेड कलर की मेसोडर्म है ना, ये पहले पूरी भरी हुई होती है, इसके दरमियान में यहाँ से स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये कैसे क्रिएट हो जाती है कि दरमियान में जो है सेल्स हटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है सेल से दरमियान से, जिससे यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, सिलोम बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर सिलोम किस तरीके से बनती है, बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, के सेंटर से सेल स्प्लिट हो गए और ये जो मेथड है सिलोम बनने का इसे कहते हैं शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, ठीक है। जबकि अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर देखें ना तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो गट बननी होती है ना, जिससे अंदर वाली जो लेयर होती है इस की आउट पॉकेट बनती है, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरता है, एक बड की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, आउट पॉकेट से बनती है और उस आउट पॉकेट जो होती है ये बाद में इसके किनारे आपस में जुड़ जाते हैं और इससे फिर जो है सिलोम बन जाती है, इससे बन जाती है मेसोडर्म एक साइड पे और दूसरी तरफ यहाँ पर मेसोडर्म आ जाती है, ठीक है। और सेंटर में सिलोम होती है उसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिलोम के बनने का मेथड और इस मेथड को कहते हैं एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, की किस तरीके से बनती है, बिकॉज बाय द फोल्ड्स ऑफ आर्केंटेरॉन इन्होंने लिखा है। असल में किस तरीके से होती है कि जो गट होती है या आर्केंटेरॉन होती है उसकी आउट पॉकेट होती है जिससे ये सिलोम बनती है। क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, इन्होंने बस ये बताया है कि इन दोनों के अंदर फर्क जो है ना वो सिलोम के बनने का है, ठीक है। और इसके अलावा गट के डेवलपमेंट का भी फर्क है। अब ये गट की डेवलपमेंट का फर्क इसमें ये बताया है इन्होंने कि इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लास्टुला स्टेज है एक्चुअली, तो इसमें ये ब्लास्टोपोर है, ठीक है। इस ब्लास्टोपोर से यहाँ पर माउथ बनता है और जो है एनस जो है वो ऑपोजिट टू द ब्लास्टोपोर एरिया से बनती है, जबकि यहाँ पर ब्लास्टोपोर से एनस बनती है इसके अंदर, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक तो इसकी मेसोडर्म के बनने का फर्क है और दूसरा फर्क जो है वो इसकी गट की डेवलपमेंट का फर्क है, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर वो ये है कि लार्वे का फर्क होता है इनके अंदर, ठीक है। जो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो लार्वा बनता है वो टॉप शेप्ड लार्वा होता है, जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ठीक है। इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि इसके अंदर किडनी बीन शेप लार्वा होता है जिसे हम डाइप्लूरा लार्वा कहते हैं, ठीक है। तो डाइप्लूरा लार्वा जो होता है इसमें लाजमी नहीं कि डाइप्लूरा लार्वा बनेगा, इनके ना अंदर मुख्तलिफ तरह के लार्वा बनते हैं प्रोटोस्टोम्स के अंदर, ठीक है। और कोई एक तरह का लाइफ के अंदर जो लार्वा बनता है वो डाइप्लूरा लार्वा बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंसेस इन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास एनिमल फाइला हैं जो कि ना तो प्रोटोस्टोम्स की तरह है ना ही ड्यूटेरोस्टोम्स की तरह है, तो वो हमारे पास फाइला है मोलस्का, निमाटोडा और कुछ और, ठीक है। अभी आपने ये याद रखना कि ये दो फाइला जो है ना वो ना तो प्रोटोस्टोम की तरह के ना ही ड्यूटेरोस्टोम की तरह है। तो फिर कहते हैं कि हमें कोई और क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, कोई और तरीकाकार जो है एनिमल्स को डिवाइड करने का ढूंढना चाहिए, लेकिन जो हम इस टेक्स्ट बुक में फॉलो करेंगे हम ट्रेडिशनल मेथड यानी कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के डिफरेंस को ही लेके चलेंगे। जब तक हमारे पास कोई नया मेथड जो है, जब तक कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक जो है ना अभी हमने इसके साथ ही चलना है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो में जिस पॉइंट में कोई समझ नहीं आती आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं देख के आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगी, ठीक है।
ओके, साथ साथ याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।